नमस्कार। बहुत दिनों से एक बात चर्चा में है, तो मैं चाह रहा हूं कि हम लोग भी उस पर चर्चा कर लें। वो यह है कि इधर ये बात हो रही है कि जो 42वें संविधान संशोधन से इंदिरा जी ने प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ा था, वो रखा रहना चाहिए कि हटा देना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि वो ज़बरदस्ती बाद में जोड़ा गया था। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में ये बात होती तो पहले से डाल देते। जब भारत को सावरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने केवल सावरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा, तो इसको बाद में जो जोड़ा गया है वो उसके जोड़ने का औचित्य क्या है। दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग इसके हटाने की मांग कर रहे हैं वो भारत के सेकुलर ढांचे को ख़त्म करना चाह रहे हैं। वो एक खास प्रकार की सांप्रदायिक थियोक्रेटिक गवर्नमेंट लाना चाह रहे हैं, इसलिए वो सेकुलर शब्द हटाने की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि लगाया गया था तो ठीक था कि नहीं, और यदि लगा दिया गया है तो हटाना ठीक है कि नहीं। तो सवाल ये उठता है, जब नहीं लगा था तब भी ऐसा नहीं कि भारत जो है थियोक्रेटिक था, और लगा दिया गया है तो इससे ऐसा नहीं हो गया है कि जैसे पहले की सत्ता का चरित्र रहा करता था उसे बिल्कुल बदल करके कोई नए प्रकार की सत्ता आ गई है, या पहले जब तक नहीं लगा था तब तक थियोक्रेटिक थी और लगने के बाद ही हम ठीक से सेकुलर डेमोक्रेटिक हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये जब जोड़ा गया था तो उस समय का वातावरण कैसा था, और उसके पहले का संवैधानिक और राजनीतिक माहौल क्या था जिन परिस्थितियों में इंदिरा जी ने इसको लगाया। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रूस के साथ क्या संबंध थे और किन अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों से प्रेरित होकर के उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन हम संवैधानिक व्यवस्था की ही सिर्फ बात करें तो प्रियम्बल को लेकर के जब तक केशवानंद भारती का केस नहीं आया तब तक न्यायपालिका का, माने सर्वोच्च न्यायालय का ये मानना था कि प्रियम्बल जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका सबसे पहला जो केस आया रे बेरुवारी का केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह बहुत बड़ी बात उसने ये कही कि प्रियम्बल इज द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क का ये चाबी है, मैंने इट इज़ द की टू ओपन द माइंड ऑफ द ब्रेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की चाबी है। तो सवाल ये उठता है कि ये बात इतना इम्पोर्टेंस देने के बावजूद भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये से नहीं माना गया। और केशवानंद भारती के पहले जितने भी संदर्भों में इस पर बात की गई है तो प्रियम्बल के महत्व को रेखांकित किया गया है, लेकिन प्रियम्बल को संविधान का मुख्य हिस्सा नहीं माना गया। लेकिन केशवानंद भारती के में इसे संविधान का हिस्सा मान लिया गया, और ये मानने का परिणाम ही ये हुआ कि जब 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जब इंदिरा जी ने किया तो 368 के तहत प्रियम्बल में भी संशोधन हो गया और उसमें 3 शब्द जोड़े गए। उसके पहले कभी कोई संशोधन नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो वो 3 शब्द जोड़ने का ही परिणाम हुआ कि सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रेटेड शब्द जोड़े गए, जिसमें कि इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया। सावरिन के साथ जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ जो है वो सेकुलर डेमोक्रेटिक जोड़ दिया गया, और वहाँ पर जो है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी शब्द जोड़ दिया गया। तो जो इंटीग्रिटी शब्द है माने एकता के साथ अखंडता शब्द है, ये 3 शब्द जोड़े गए। तो अब टेक्निकल बात तो ये है कि जब प्रियम्बल में संशोधन एक बार हो सकता है तो दोबारा भी हो सकता है। इसका मतलब यदि ये हटाया या जोड़ा जा रहा है तो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल टॉक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि जब सेकुलर शब्द जोड़ा गया तो जैसे और शब्द उसमें डिफाइंड है, मोटा मोटी सबको मालूम है कि सावरिन क्या होता है। सावरिन ये होता है कि वी आर नो मोर कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, अब हम ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश नहीं हैं। रिपब्लिक माने हो गया कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर लिमिटेड पीरियड। डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली। तो अब जब ये तीनों टर्म डिफाइंड है तो जो 2 जोड़े गए हैं वो डिफाइंड क्यों ना हो। और भारत तो वो देश है जहाँ हर चीज़ डिफाइंड रहती है,
यहाँ ब्रह्म भी डिफाइंड है, योगा भी डिफाइंड है, आत्मा भी डिफाइंड है, ईश्वर भी डिफाइंड है, भक्त भी डिफाइंड, कर्मयोगी डिफाइंड है। गीता में तमाम चीज़ों का डेफिनेशन है, ब्रह्मसूत्र केवल डेफिनेशन पर है। अब पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा उनमें शब्दों की व्याख्या की, जो भाष्य हैं उन पर भी भाष्य हैं, उस पर फिर कात्यायन ने वार्तिक लिखा, उसमें अलग से डिफाइन किया। फिर पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा, उसको भी डिफाइन किया। तो यहाँ तो जो शब्द बोला जाता है उस पर ये बहस हो सकती है कि ईश्वर की परिभाषा जो पतंजलि कर रहे हैं वो आपको मान्य है कि नहीं मान्य है। ये हो सकता है कि ब्रह्म का जो शंकर ने भाष्य किया है वो आगे चल करके भाष्यकार मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन भाष्य माने अर्थ दिया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा। तो सेकुलर शब्द जब दिया गया तो उसको डिफाइन क्यों नहीं किया गया? और आर्टिकल 366 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसका टाइटल ही डेफिनीशन है, जब वो एग्रीकल्चर से लेकर के टैक्स और दुनिया भर की चीज़ों को डिफाइन करता है, तो सेकुलर शब्द को डिफाइन क्यों नहीं किया गया? अब सवाल ये उठता है कि जिस संविधान ने, जिस न्यायपालिका ने संविधान में प्रियम्बल में संशोधन का अवकाश दिया था, क्योंकि यदि प्रियम्बल ना माना जाता कि संविधान का हिस्सा है तो 366 के तहत उसमें संशोधन नहीं हो सकता था। तो अब जब उसमें लगाया गया है तो न्यायपालिका के लिए उचित होगा कि वह या तो खुद ही डिफाइन कर दे या ऐसा कहे कि पार्लियामेंट को बताए कि आप सेकुलर शब्द को डिफाइन करके डालिए, और यदि उचित उसको लगता है तो उसको मानेगा, नहीं लगेगा तो हर बात में रिव्यू हो रहा है आजकल, तो वो भी रिव्यू कर लेगा। लेकिन मनचाही व्याख्या तो ना हो। और आज की तारीख में, और चूंकि हमारा संविधान ऑर्गेनिक डायनेमिक बनाया ही इसलिए गया था कि जब सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस बदलेंगी तो अकॉर्डिंगली संविधान में संशोधन भी होता चलता रहे, जिससे संविधान अब्रेस्ट रहे, माने संविधान आउट ऑफ डेट ना होने पाए। तो किसी ज़माने में सेकुलर नहीं डाला गया और उसका ये माना गया कि नहीं 20-25 साल बाद ये परिस्थितियाँ बनी कि सेकुलर डाल दिया जाए। तो अब 50 साल बाद ये परिस्थितियाँ बनी हैं और ज़्यादा मजबूती से बनी है कि सेकुलर को डिफाइन कर लिया जाए, क्योंकि समाज में जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन आ रहे हैं वो समाज के माइंडसेट को बदल रहे हैं। एक जमाना ऐसा था कि राम निहायत ही लौकिक व्यक्तित्व थे वाल्मीकि के रामायण में, आगे चल करके रामचरितमानस में निहायत ही दैवी चरित्र हो जाते हैं। उसके पहले कबीर ने उनको इस तरीके से सांस्कृतिक लिया था कि मुसलमानों से भी कहा था कि तुम राम का नाम लो। और इतने दैवी चरित्र रचने के बावजूद भी जब गांधी कहते हैं कि हम डोमिनियन और स्वराज की जगह पर उन्होंने एक ऐसा शब्द दिया जिसकी वजह से लोग गांधी के दीवाने हो गए और स्वतंत्रता संग्राम से मतलब संघर्ष में बड़ी तत्परता से जुड़े, उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि गांधी ने कहा था कि हम रामराज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो वहाँ भी रामराज्य जब गांधी ने कहा तो किसी ने ये नहीं कहा कि तो गांधी थियोक्रेटिक स्टेट इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, एक धर्मतंत्री सत्ता स्थापित करना चाह रहे हैं। लेकिन आज यदि कोई कहे कि हम रामराज्य स्थापित करना चाह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उसको एक सेकुलर स्टेट माना जाएगा। यहाँ तक कि अकबर ने भी राम सीता नाम के सिक्के चलाए थे, तभी माने ये नहीं कहा गया था कि मुसलमान होकर के और ये एक राम सीता नाम के सिक्के चला रहा, जबकि सिक्का जो होता है रॉयल एम्ब्लेम होता है, शासकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह होता है। तो आज की तारीख में ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि ये डिफाइन किया जाए कि सेकुलर शब्द का मतलब क्या होता है, और सेकुलर शब्द संविधान में यदि लगा है तो उसे लगा रहने दिया जाए, हटाने का कोई बहुत औचित्य नहीं है, क्योंकि मूलतः और तत्वतः भारत में जितनी भी सरकारें रही हैं वे सेकुलर ही रही हैं। और शायद इसीलिए हमारे यहाँ सेकुलर संविधान निर्माताओं ने नहीं लिखा था, क्योंकि अनलाइक द यूरोपियन एंड ये जो हमारे खलीफा की सरकारें या पोप की सरकारें रहीं वो खास प्रकार की थियोक्रेटिक सरकारें रहा करती थी। तो अनलाइक हम उनकी तरह नहीं है ये बताने की हमको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ कभी भी पोप और खलीफा का काउंटर पार्ट भारत में नहीं रहा। तो इसीलिए इतिहास में कभी कुछ रहा ही नहीं, इसलिए हमको बताने की ज़रूरत नहीं थी कि अब हम ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हम ऐसे हमेशा से थे, तो इसलिए लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब जब वो लग गया है तो उसका हटाने का मतलब तो ये मैसेज आएगा कि हम सेकुलर नहीं है। नहीं लगा था कोई बात नहीं थी, लेकिन अब हटाने का मतलब ये होगा कि सेकुलर नहीं है। तो हम सेकुलर हैं तो लगा रहने में दिक्कत क्या है? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सेकुलर की सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए, सेकुलर का जो पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए, हमारी सेकुलर तुम्हारी सेकुलर नहीं होनी चाहिए, सत्ता की सेकुलर और विपक्ष की सेकुलर नहीं होनी चाहिए। सेकुलर
जो है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिससे जो जहाँ पर बैठा हुआ है वो सेकुलर का वही अर्थ ले जो संविधान देना चाहता है। तो ऐसे में ये मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि इस राजनीतिक दलों पर ना छोड़ा जाए, सुप्रीम कोर्ट को इसे इनिशिएटिव लेना चाहिए और सेकुलर शब्द को डिफाइन करने के लिए एक डायरेक्टिव उसे देना चाहिए कि इस शब्द को डिफाइन करते हुए आर्टिकल 366 में उसे डाल दिया जाए, जिससे कि सेकुलर शब्द की मनमानी व्याख्या ना हो सके और उसका पॉलिटिकल वेस्टेड और तात्कालिक कोई लाभ लेना या उससे नुकसान या फायदे की बात हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। नमस्कार।